Dear students, welcome to the class of political science. Today we will discuss the Indian political thought in which we will focus on अग्निसूत्रता। आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में और इसमें हम आज फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे, भारतीय राजनीति चिंतन पे। और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है अग्निसूत्र या अग्निसूत्रता जो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है अग्निसूत्रता, इस टर्म का मतलब क्या है, क्या ये कोई व्यक्ति है या कोई विचार है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये एक विचार है, एक डायलॉग के फॉर्म में कही गई बातें हैं जिससे हम निकालते हैं कि ये क्यों रेलेवेंस रखती है पॉलिटिकल साइंस में ये बात। अब ये इसका बैकग्राउंड, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी सिद्धांत को, किसी भी थियरी को या किसी विचार को जानने के लिए उसके आसपास के माहौल, उसके इतिहास को, उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो उस समय समाज में परिस्थितियां थी उसको जानना, और किन परिस्थितियों में और व्यक्ति का चरित्र या व्यक्ति किस चीजों से संबंधित है, उसके विचार क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका संबंध डायरेक्टली बुद्ध से है या बुद्धिस्ट प्रिंसिपल से था। और अगर हम देखें तो ये बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थियरी है। बुद्ध एक धर्म है, जिस तरह से हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी, और कहा जाता है कि ये भारतीय परंपरा से निकला। ऑल्दो बुद्ध अगर देखें तो वो पैदा होते हैं नेपाल में, लेकिन भारत के अंदर ही उन्होंने ज्यादातर ज्ञान अर्जन किया, चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो सारनाथ हो, या इस पूरे एरिया के अंदर आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट परंपरा या बुद्धिज्म जो फैलता है, उनका जो आइडिया फैलता है वो भारत के अंदर ही, और यहीं से वो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बुद्धिज्म, चाहे अगर ईस्ट की तरफ देखें तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, चाइना, जापान, कोरिया तक, मलेशिया, सिंगापुर तक। इस ईस्ट की तरफ तो बुद्धिज्म भारत से बहुत तेजी से जाता है, लेकिन वेस्ट की तरफ उतना प्रभाव नहीं पड़ता है आज के समय में। लेकिन मॉडर्न समय में वेस्ट में भी बुद्धिज्म का एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो बुद्धिज्म का जो इतिहास है वो काफी अलग तरीके से है कि एक समय में भारत के अंदर अशोक के समय बहुत बड़ा, तो काफी हद तक बुद्धिज्म का एक छत्र राज होता है मौर्यन एम्पायर में काफी सालों तक। लेकिन उसके बाद जब बुद्धिज्म भारत से खत्म होता है तो काफी सालों तक अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म का जो एग्जिस्टेंस था भारत के अंदर काफी कम हो जाता है। बाद के दिनों में अगर हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर के बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट करने के बाद जो उनके फॉलोवर बुद्धिज्म को में कन्वर्ट होते हैं, उससे एक बड़ा प्रचार मिलता है बुद्धिज्म को, और नंबर्स में जो भारत के अंदर जो बुद्धिज्म के नंबर्स है वो काफी बढ़ जाता है। और आज के समय में पूरी दुनिया, चाहे वो श्रीलंका हो या दूसरे कंट्री हो, वहां पे बुद्धिज्म है। तिब्बत का एक बड़ा रीजन जो है वो बुद्धिस्ट है वहां पे। तो इस तरह से देखें तो बुद्धिज्म का एक आइडिया पूरी दुनिया में, और इस समय बुद्धिज्म का रेलेवेंस अगर गांधी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो भी पड़ जाता है कि आज दुनिया को शांति की जरूरत है, पीस की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं गांधी, नेल्सन मंडेला या इस तरह के लोग भी बुद्धिज्म के आइडिया को अपनाते हैं और ये मानते हैं कि शांति के थ्रू ही, जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा के थ्रू ही समाज में परिवर्तन आना चाहिए, और समाज में मनुष्य को मुक्ति भी उसी के थ्रू मिलेगी। हिंसा के थ्रू समाज में मुक्ति नहीं मिल सकती। इन चीजों के ही आगे ये आइडिया चलता है। तो अब हम देखें बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थ्योरीज में ये जो बातें कही गई, वो दिग्गा निकाय इज कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स ऑफ मोस्टली बुद्धा हिमसेल्फ। बुद्ध जो खुद जो कलेक्शन करते हैं, जो बोलते हैं, उन्हीं चीजों का कलेक्शन है कि इसमें इस आइडिया को किस तरह से प्रोपोगेट किया जाए। देयर आर 180 कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स। कंट्रोवर्शियल इसलिए बोला जा रहा है, विवादित, कि एग्जैक्टली वो बुद्धा के ही हैं या उनमें कुछ ऐड भी किया गया है। इसमें तमाम तरह की हिस्टोरियंस में, इतिहासकारों में कंट्रोवर्सी या विवाद रहता है। किसी भी
पुरातन चीजों के ऊपर कभी भी एक मत नहीं होते, लेकिन उनके बात करने के स्टाइल या लिखे हो जाने के स्टाइल से माना जाता है कि ज्यादातर इसमें से बुद्ध के ही डायलॉग हैं या उनके कथन हैं। फर्स्ट डायलॉग इज ब्रह्मजाला द परफेक्ट नेट। अभी कह रहे ब्रह्मजाल, जो हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मजाल जो होता है किस तरह से फैलता है, या जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में माया जो है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं और जो दुनिया की चीजें हैं, उनके पीछे लोग भागते हुए उस भ्रम जाल में हैं कि यही असली चीजें हैं। और उसी चीज को बाद में अगर आप देखेंगे तो बुद्ध कहते भी है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण। उस चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे। 62 हाइपोथेसिस एंड 4 ग्रेट निकाय देते हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट 2 निकाय, पहले जो 2 निकाय हैं वो है दीघा और मध्यमा। मध्यमा और दीघा। अग्नि सूत्र जो है, जो जिसपे राज्य के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में या सोसाइटी के बारे में बात की जाती है, वो है नंबर 27 ऑफ दीघा निकाय। दीघा निकाय में 27 नंबर पे इनकी बात की गई है और वहीं से हम इस चीज को लेते हैं और उसी के आइडिया पे काम करेंगे और उसी आइडिया को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो हम देखते हैं फिलोसॉफिकल जो इनका दर्शन है वो किस तरह से काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म, जैसा कि हमने बोला कि एक जो धर्म आता है वो एक्चुअली आता है हिंदुइज्म के अंदर। जो वैदिक या सनातनी जो परंपरा थी उनके अंदर काफी बुराइयां आ गई थी, जैसे कि हम जानते हैं कि जाति प्रथा या इस तरह की चीजें, और जो ब्राह्मणवाद था वो काफी हद तक बढ़ चुका था। तो लोगों को उससे मुक्ति पाने के लिए अलग अलग आइडिया आ रहे थे, लेकिन इतना कॉन्क्रीट आइडिया किसी के पास नहीं था जो उनको स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी थे और ये जो ब्राह्मणवाद की जो कुरीतियां आ गई थी सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में उससे दूर हो पाए। तो सब जो बुद्धा के जो फिलॉसफी है, अगर हम उसको कैटेगराइज करें, उसको अलग अलग करें, तो हम देखते हैं 3 परंपराएं हैं। पहला द 3 ग्रेट ट्रेडिशन, त्रिवड़ा, द ओल्डेस्ट बुद्धिज्म, जो सबसे पहले बुद्धा जो ने बोल के गए या उसमें जो भी चीज जैसे प्रैक्टिस हो रही थी उसमें बदलाव ना करते हुए उसी तरह से प्रैक्टिस करने की जो कोशिश की गई वो त्रिवड़ा में थी, ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट। और आजकल के मॉडर्न समय में देखें तो ये श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया जैसी चीजों में, जहां देशों में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। इनका मेन उद्देश्य क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू आप देख सकते हैं, आपको भी अगर देखेंगे पता करेंगे तो तमाम सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं, ढेर सारे मॉन्क गेरुए वस्त्र पहन के सर बाल को मुड़ा के लगातार मेडिटेशन के थ्रू चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह के आजकल अगर देखें तो बौद्ध मठ अलग अलग शहरों में भारत के अंदर भी मिल जाते हैं और पहले भी देखते हैं कि बुद्धिस्ट मठ में ये चीजें होती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में वो चीजें चली गई और श्रीलंका, जहां पे खुद अशोक के बेटे वहां पे जाके बुद्धिज्म को फैलाते हैं, या दूसरी तरफ भी अशोक के टाइम में बर्मा, थाईलैंड तक ये चीजें जाती हैं, वहां पे वही बुद्धिज्म अभी भी फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ अगर देखें महायाना जो है, ईस्टर्न ओरिजिन इन इंडिया, यहां ये भारतीय परंपरा में महायान आता है। और अगर देखें तो चीन, वियतनाम, कोरिया एंड जापान लोटस सूत्र, जो कमल सूत्र है, वो की तरह बात करते हैं। ढेर सारे नई चीजें इसमें ऐड होती हैं और महायाना एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ देता है जो चीन, वियतनाम, कोरिया जैसे कंट्री में काफी पॉपुलर होते हैं। भारत में भी ये काफी पॉपुलर रहता है, लेकिन एक समय के बाद ये खत्म हो जाता है। वज्रयान, वज्रयान का मतलब जो बिलीव्स इन एक्सोटेरिक हीलिंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे ये समाज में बदलाव की कोशिश करते हैं और इसमें इनके जो कह सकते हैं धर्म गुरु जो है वो अलग तरीके से, जो बुद्धिज्म की जो आइडिया है उसमें किसी गुरु के थ्रू
ज्ञान की प्राप्ति करना। जैसे हम जानते हैं कि तिब्बत में दलाई लामा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो तिब्बत में, मंगोलिया में, नेपाल में, भूटान में ये मानते हैं कि ये अवतार ही है बुद्ध के खुद, और ये अवतार जो है हमें फिर से बुद्ध के रास्ते पे